जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत का भूगोल जो अपन पढ़ रहे थे, आज से अपन फिर से कंटिन्यू चले। और आज अपन को भारत की भूगोल की जो अपन ने 3 यूनिट कर ली थी पूरी कंप्लीट हो गई थी, और तीसरी यूनिट में अपन ने पार्ट 12 तक में पूरा ख़त्म किया था। तो आज अपन को जो भारत का भूगोल है उसका पार्ट फर्स्ट जो कि यूनिट चौथी होगी। अगर हम चौथी यूनिट की बात करते हैं तो आज की यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात और बता दें, किसी भी क्लास में या किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जैसे कि आज अपन यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, और यदि आप शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। अच्छा, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया भूगोल है वो NCERT के आधार पर है। और दूसरी चीज़, यदि कोई पढ़ता है भूगोल को तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके राज्य और आपकी पूरी डिटेल, जो कि पीछे से जो जितने सारे वीडियो डले हैं आपके, वो सारे वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल को अध्याय 4। और वो अध्याय 4 में आज अपन को पढ़ने हैं किसको? भारत की जलवायु को। यदि हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो देखो, जलवायु में ही एक शब्द छुपो, जो मीन्स छुपो है, वो है जल प्लस वायु। अर्थात जलवायु किसी भी देश या किसी भी स्थान के लाने वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जो जिसके चारों ओर उस स्थान की या उस देश की इकोनॉमिक अर्थशास्त्र जो अर्थ होता है वो पूरा का पूरा जलवायु पर डिपेंड रहता है। क्यों रहता है उसका कारण अब समझेंगे। क्योंकि जलवायु के द्वारा ही उस स्थान पर वर्षा होती है या उस देश में वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा ही कृषि की जा सकती है। वर्षा के द्वारा हर एक चीज़, पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो आज को चैप्टर जो आपके लिए जलवायु को है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया विस्तार से अच्छी तरह से समझ के चल रहे हैं अपन को, और आप अच्छी तरह से समझेंगे, इसको रटेगा कोई भी नहीं। अच्छा, अब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं कि सर जी जलवायु का जो चैप्टर है, जो सर जी चौका पढ़ने, ठीक है, और हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर समझते हैं तो जलवायु को ही समझते हैं। क्योंकि यदि हमने जलवायु पढ़ ली है तो हम अपने भारत देश के प्रत्येक कोने का हर एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह का इकोनॉमिक जोन होता है हमारा, कहाँ पर किसी वर्षा होती है, कहाँ पर कैसे, मतलब हर एक चीज़ आपकी रिलेटेड है। तो कहाँ से संबंधित है? तो जलवायु से संबंधित है। क्योंकि जलवायु के द्वारा ही बरसात होती है, जलवायु ना होती है तो सूखा होता है, और जलवायु के द्वारा है कोई देश जो है प्रगति करता है। यदि सही समय पर हर एक चीज़ समय पर होती जाएगी तो वह देश कभी भी पीछे नहीं आएगा। बस इतना याद रखना है अपन लोगों को कि जो जलवायु है उसके लिए जो प्रकृति है सारे अपने रूलों के अनुसार चल रही है। तो प्रकृति ने तो हमें सब कुछ बना के दिया है और हम उसकी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। यदि कोई हमसे पूछे कि ये स्वेटर है या जरकन है, ये हम क्यों पहने हैं, तो इसका कारण है ये हम जो जरकन पहने हुए हैं वो जलवायु के द्वारा ही हम पहने हुए हैं। क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये हमें प्रकृति पहनाए हुए हैं। क्योंकि हम चाहें तो हाफ शर्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी इस टाइम क्या पड़ रही है, ठंडियाँ पड़ रही हैं, तो हमें इस स्वेटर की ज़रूरत है। तो हमें हर एक चीज़ प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति हमें चलाती है और उसी के अनुसार अपन चलते हैं। तो आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जलवायु आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप विस्तार से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो देखो, भारत की जलवायु जो है इसको अपन 2 तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है, अपन लोग क्या करेंगे, एक तो जलवायु और दूसरा मौसम, 2 चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो किसी स्थान की जलवायु लंबे समय के तापमान, सबसे पहली बात याद करना, जो कुछ हम अभी लिखेंगे तो आप लोग सुनते चलना। तो लंबे समय का तापमान, वर्षा जो होता है, लंबे समय का तापमान, वर्षा, पवनों का वेग, ठीक है, ये सारी चीज़ें
जब लंबे समय में बदलती हैं, ठीक है, तो वो अपनी जलवायु के अंतर्गत आती हैं। और मौसम क्या होता है? मौसम एक तरह का क्या होता है, क्षणिक होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मौसम तो एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, बस इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मौसम तो मौसम है। और अपने भारत का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। ऐसा है, आज यदि धूप निकल आई तो कल सुबह आपको ठंडी में रहना पड़ेगा, ऐसा है अपना मौसम, तो इसको बोलते हैं मौसम। और यदि जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु तो निरंतर परिवर्तन होता है, जो लंबे समय में होता है उसको अपन जलवायु बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट हो जाएगा जलवायु क्या होती है। तो पहला अपन हेडिंग डालते हैं जलवायु, ठीक है। पहली हेडिंग अपन ने डाल दी क्या, जलवायु, ठीक है। अच्छा, यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो लंबे समय का तापमान, इसमें क्या होता है, लंबे समय का तापमान, वर्षा, तापमान वर्षा, इसके बाद अपना आ जाएगा क्या, पवनों की दिशा, पवनों का वेग, वायु दाब, इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अपना जलवायु में होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना है अपन को, कौन कौन का, तो लंबे समय का तापमान और वर्षा, पवनों की दिशा, उनको वेग और वायु दाब, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके ही हम जलवायु के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। यदि भारत की जलवायु की बात की जाए तो भारत की जलवायु कैसी है, अभी बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। तो भारत की जलवायु अपनी कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। यदि अब यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं, भारत की जलवायु यदि आपसे पूछी जाती है कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चल, सबसे बड़ी कहानी तो यही है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आपको समझना चाहिए कि जो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु, ये शब्द जो आए हैं अपने, ये कैसे अपने पास में अपनी भारत की जलवायु से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए समझना पड़ेगा भारत की स्थिति। क्या करना पड़ेगा आपको, भारत की स्थिति को समझना पड़ेगा। तो आपको दोनों शब्दों को आज समझ में आ जाएगा कि वही उष्णकटिबंधीय क्या है और मानसूनी शब्द कैसे जोड़ा गया है अपनी जलवायु के साथ में। तो आप थोड़ा यहाँ पर समझेंगे हमारी बात को, तो आप यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर ये अपनी ये पृथ्वी है और यहाँ पर अपना कौन सा है, विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री है, ठीक है। इसके ऊपर अपना कौन सी है, 23.5 डिग्री, जो कि अपनी कौन सी रेखा हो जाती है, कर्क रेखा हो जाती है। और इसके नीचे कौन सी हो जाती है, 23.5 अपनी मकर रेखा हो जाती है, ठीक है। यदि हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो अपना भारत कहाँ पर है, मकर रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मकर रेखा पर स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सूरज है वो कहाँ से कहाँ तक लंबवत, कहाँ से कहाँ तक गर्मी का क्षेत्र निर्माण करता है, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक समय ऐसा होता है कि विषुवत रेखा पर तो लंबवत पड़ती ही हैं किरणें, लेकिन यदि हम कर्क रेखा पर की बात करते हैं तो इस पर भी क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं। और मकर रेखा पर भी सूर्य की किरणें लंबवत और कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश तेज होगा वहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अपन कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें पड़ने वाली जो कर्क रेखा है, जो वो कर्क रेखा हमारे देश के कहाँ से निकलती है, बीचों बीच से निकलती है, ठीक है। तो जब बीचों बीच से निकलती है तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, एक टाइम ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं,
ठीक है। जब लंबवत पड़ेंगी, जहाँ पर सूर्यकिरण लंबवत पड़ेंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्मी तेज होगी कि नहीं होगी। तो उस गर्मी तेज होने के कारण ही हमें पहला शब्द मिल जाता है उष्णकटिबंधीय। कौन सा शब्द मिल जाता है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। अब यहाँ पर मानसूनी कैसे समझते हैं हम, तो मानसूनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए जो हमारा भारत है, भारत के नीचे यहाँ पर है हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में अपनी एक तो यहाँ इस साइड है अपना अरब सागर और इस साइड है अपनी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाली जो पवनें होती हैं, जो जलवायु पवनें होती हैं, वे पवनें हमारे भारत को मानसून शब्द देके जाती है। यानी कि जो अपनी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से उठने वाली जलवायु पवनें होती हैं, वो हमारे भारत में वर्षा का बहुत बड़ा रीजन है। और वही सब कुछ है अपने यहाँ तो, कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती कहाँ है, तो इन्हीं दोनों की तरह, इन्हीं दोनों से तो होती है अपने भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है। तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाली जलवायु पवनें होती हैं, वो हमें एक शब्द देती हैं जिसका नाम हो जाता है मानसूनी जलवायु, ठीक है। इसलिए हमारे भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो आपने सीख लिया होगा उष्ण का मतलब कहाँ पर है, हम अपनी विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा के बीचों बीच में हो, और कर्क रेखा पर सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ पर क्षेत्र बन जाता है उष्णकटिबंधीय का। और मानसून हमें कैसे मिलता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाली जलवायु पवनें होती हैं, जो हमें किसका नाम देती हैं, मानसून का। इसलिए भारत का जो जलवायु है वो कैसी हो जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाती है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, इसको समझ लिया, किसको समझ लिया, कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तीसरा आपको शब्द क्या याद करके चलना है, मौसम। अब देखो यहाँ पर आपको दो तरीके से हम समझाते हैं, ठीक है। एक तो मौसम और एक साइड लिख लेते हैं अपन क्या, जलवायु। यहाँ आप थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। यदि हम मौसम की बात करते हैं तो हमारा मौसम क्या होता है, यह एक दिन या एक सप्ताह में क्या हो जाता है, बदलता है, ठीक है। और यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो यह 30 या 30 से अधिक वर्ष में बदलता है। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ के चलना है, ठीक है। थोड़ा बोलने में होता है यहाँ से वहाँ ले जाने में, बस आप लोग समझते चलना मेरी बात को। यदि हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम हमारा एक दिन एक सप्ताह में रूप बदल लेता है, ठीक है। एक दिन हो सकता है सुबह कुछ और होता है, शाम भी कुछ और होता है, यही तो मौसम है, ठीक है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, एक सप्ताह कुछ और है, तो यही तो मौसम है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जलवायु। जो जलवायु है ये किसी स्थान की कितने समय में बदलती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष या 30 से अधिक वर्ष में बदलता है, ठीक है। और हमें तो लगता है कि मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो इससे हमें अंदाज़ा बैठता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो जलवायु है अभी 1-2 महीने खिसक चुकी है, 1 महीने तो लगभग खिसक चुकी है। क्योंकि इस टाइम फरवरी जो चल रही है अपनी, इस टाइम गर्मी ज़्यादा प्रभावित होने लगती थी, इस टाइम पर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें लगता है कि मौसम बदल चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा बरसात भी लेट होने लगी है, गर्मी भी लेट होने लगी है, और सर्दी भी लेट होने लगी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी क्या हो रहा है, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले का तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो हमें लगता है कि इस बार का जो मौसम जलवायु है जो अपने भारत की आने लगी है, बदलने लगी है। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि जलवायु में परिवर्तन कितने वर्ष में होता है, तो आपको आंसर में देना पड़ेगा 30 वर्ष या 30 से अधिक वर्ष में होता है। अब हम एक हेडिंग डाल दी थी अपन ने, क्या, मौसम। यदि हम मौसम के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और बन जाते हैं मौसम से, तो वो आपको याद करके चलना है, ठीक है। जो
मौसम शब्द है वो एक अरबी शब्द है और अरबी के एक शब्द मौसम से निकला है। किससे आया है? तो मौसम से निकला है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कर, मौसम का मतलब क्या होता है? पवनों की दिशा का पलट जाना। पवनों की दिशा का उलट जाना ही मौसम में बदल जाता है। उसी को ही तो अपन मौसम कहने लगते हैं। यानी जो पवनें होती हैं यदि वो पलट जाए या उलट जाए, उनमें कोई परिवर्तन हो जाता है, तभी तो बेटा क्या होता है, मौसम का क्या होता है, हेर फेर हो जाता है। आज अभी सुबह ठंडी है तो शाम के दोपहर में मतलब दिन में क्या हो जाता है, तो गर्मी होने लगती है। तो यही तो पवनें हैं, हवाओं की गति पलट जाए तो उसी को क्या करने लगते हैं अपन, मौसम कहने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे अपन और आगे देखते हैं। तो आगे का पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मानसून की जलवायु। तो हमने ये तो आपको बता ही दिया था। ठीक है। अब अगली हेडिंग, एक हेडिंग आपको याद करके चलना है। आपको सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, मानसून को नियंत्रित करने वाले कारक। मानसून को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है। यदि मानसून को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो यहाँ पर अब आपको यहाँ से समझना स्टार्ट करना है और आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो मानसून को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको याद करेंगे आप लोग। एक शब्द याद करना है आपको, लैंड फॉर्म्स, LAND, लैंड FORMS, लैंड फॉर्म्स। ठीक है। अब इनको अपन एक एक करके लिखेंगे और समझते चलेंगे। जो नियंत्रित करते हैं, लैंड, L4 क्या होता है, लैटीट्यूड। लैटीट्यूड, यदि हम लैटीट्यूड की बात करते हैं तो पहला हो जाता है अपना क्या, अक्षांश। क्या हो जाता है, लैटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो देखो, मौसम के लाने जो जलवायु होती है उसके लाने अक्षांश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब आपको हर एक पॉइंट एक पढ़ रहे हैं जो आप बहुत डीपली, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप समझते चलेंगे आप लोग। लैटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, और किसी भी स्थान का जो मौसम होता है या जलवायु होती है वो अक्षांश से ही नियंत्रित की जा सकती है या अक्षांशों के अनुसार ही होती है। अभी आगे जाकर अपन समझेंगे। ठीक है। दूसरा अपना क्या हो जाएगा, अच्छा A4 क्या हो जाएगा अपना, A4 हो जाएगा अपना एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। यदि एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ऊंचाई। किसी भी स्थान की ऊंचाई जो होती है क्या करता है, ये अपनी जलवायु के लिए बहुत, ये जलवायु के लाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, अब उसका हम रीजन आप थोड़ा सा आप समझाएंगे आपको। क्या होता है, जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से जो जलवायु धाराएं होती हैं, जल धाराएं होती हैं, वो क्या करती हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर पहले पानी गिरा देती हैं। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर वो जलवायु धाराएं पहुँच नहीं पाती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सूखा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। तो देखो, ये क्या करती है, ऊंचाई भी आपको किसमें, जलवायु को नियंत्रित करने के लाने इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। अब आ जाइए अपन कहाँ पर, N4। अच्छा, N से मतलब क्या होता है, नियरनेस ऑफ सी। N4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझेंगे हर एक चीज को। नियरनेस, NEAR, नियरनेस ऑफ सी। अच्छा, यदि नियरनेस ऑफ सी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समुद्र से निकटता। ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझते चलेंगे। देखो, आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो नीचे वाला हिस्सा है जी, किससे घिरा है, अपना पानी से घिरा है। तो जो बेटा समुद्र के पास से लगा हुआ क्षेत्र होगा वहाँ पर बरसात ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, जो पास वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। और आपको पता होना चाहिए, तो फिर सर जी ऊपर का वर्षा कम होता का, तो हाँ,
प्रभावित तो होती है, कम का मतलब प्रभावित तो होती ही है, क्या होता है, प्रभावित होती है। और ऊंचाई भी, अभी अरावली पर्वत, अभी हर एक चीज़ समझेंगे आप। तो हाँ, जो समुद्र है, समुद्र से जितनी दूरी पर स्थल होगा वो वहाँ पर पहुँचने के लिए जो जलधाराएं होती हैं वो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते पूरी की पूरी क्या हो जाती हैं, कम मात्रा में पानी को ले जा पाती हैं और वहाँ पर पानी कम होता जाता है। तो ये आपको याद करना है कि नियरेस्ट ऑफ सी का मतलब है समुद्र से निकटता, यानी निकट वाले क्षेत्रों में पानी ज़्यादा गिरता है और जैसे जैसे दूर चली जाती है तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, पानी की मात्रा कम होती जाती है। एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, यदि समझ में आ जाए तो आप समझ लेना। यदि हम किसी कहीं पर अगर हमारे दो छात्रों के बीच दौड़ कराई जाए और उनसे बोला जाए कि चलो हाँ स्टार्ट कीजिए और 800 मीटर की आपकी दौड़ है, तो आप यदि दौड़ेंगे तो वहाँ पर स्पीड से दौड़ेंगे। तो जब शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर बहुत स्पीड से दौड़ लगाते हैं और जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, अपन हार जाते हैं, थक जाते हैं। तो देखो क्या होता है, एनर्जी, तो यही तो है। तो यही इसी तरह हम समुद्र की रेखाओं, समुद्र की जलधाराओं को देखते हैं। पास वाले क्षेत्र में पानी क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी मतलब उसका लेवल कम होता जाता है। और जहाँ समुद्र से दूरी हो जाती है जिस स्थल की, तो वहाँ पर पानी भी कम मात्रा में बरसता है। ठीक है, तो आपको तीसरी बात समझ में आ गई होगी, नियरनेस ऑफ सी यानी समुद्र से निकटता भी हमारी जलवायु को नियंत्रित करने वाली एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या आ जाएगा आपका, D4। अच्छा D4 होता है अपना क्या, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी हवा। तो हवा की दिशा क्या हो जाएगा अपना, हवा की दिशा। ठीक है, यदि हवा की दिशाएं, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है, हवाएं कैसी चल रही हैं। यदि हवाएं उस एरिया या उस स्थल की ओर जाएंगी तो वहाँ पर पानी जाएगा। और हवाएं क्या होती हैं, कैसी चलती हैं, अपने यहाँ देखो यहाँ से चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से चलती हैं और उत्तर पूरब की ओर जाती हैं, सबरी की सबरी। ठीक है, तो जोन जिस क्षेत्र में आती हैं अपनी, जो जितना क्षेत्र इन 10 पवनों की जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर की पूर्व में आता है, वहाँ पर क्या होता है, पानी का वर्षा होता है। और यही तो वो जलधाराएं हैं, यही तो वो पवनें हैं जो क्या करती हैं, पानी को वहाँ तक ले जाने का काम करती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, हमारे जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, अगला हो जाएगा आपका क्या, F4 तो आपको समझ में आना ही चाहिए, क्या होता है, फॉरेस्ट। क्या होता है, तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल, जंगल। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग और आज के समय में आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट भी है, हर एक आज का आदमी, जो पुराने आदमी हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वह भी हमसे बोलती है कि पेड़ों को लगाइए, पेड़ों को लगाइए। यदि हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमारे यहाँ वर्षा का औसत तापमान, वर्षा औसतन कम होती जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, जिस क्षेत्र में या जिस स्थल खंड में, भारत के जिन जिन राज्यों में ज़्यादातर क्या होगा, पेड़ की संख्या होगी या वृक्षों की संख्या ज़्यादा होगी, तो वृक्ष क्या करते हैं, जलवायु धाराओं को अपनी ओर खींचते हैं और पानी को बरसाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और पेड़ लगाना चाहिए। तो जलवायु को नियंत्रित करने के लिए फॉरेस्ट भी आपको समझ में आया कितना नियंत्रित करता है, बहुत सारा नियंत्रित रहता है। कौन नियंत्रित करता है, कौन, तो फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, ओ, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो ओ पे। यदि हम ओ की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ओशियन, ओशियन करंट। ठीक है, अच्छा ओशियन करंट का मतलब है समुद्री जलधाराएं। क्या हो जाता है, समुद्री जलधाराएं। ठीक है, समुद्री जलधाराएं जो होती हैं ये भी हमारे क्या करती हैं, भारत की जो जलवायु पवनें हैं उनको पानी ले जाने में मदद करती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपको बहुत समझना है, हम समझाएंगे अभी, तो थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक समझ के लिए, अभी तो स्टार्टिंग हुई है,
यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे फिर एंड का पता नहीं चलेगा, आपको जलवायु चुटकियों में हो जाएगी, ये हमारी गारंटी, बस समझते चले आप लोग। ओशियन करंट, ओशियन करंट का मतलब होता है समुद्री जलधाराएं। आपको पता है ज्वार भाटा उठते हैं ना दिन में, हाँ होते हैं, तो यही तो होते हैं, पानी को ऊपर ले जाना, और हवाएं आती हैं वो पानी को ऊपर के ऊपर क्या कर ले जाती हैं, ले जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं? हवाएं पानी को ऊपर के ऊपर ले जाती, तो जलवायु धाराएं जो होती हैं उनकी लाने समुद्री जलधाराएं बहुत ज़्यादा नियंत्रित होने का काम करती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, आर फॉर रेनफॉल। आर फॉल क्या होता है अपना, रेनफॉल। रेनफॉल माने होता वर्षा, रेनफॉल माने होता वर्षा। अच्छा, अब जहाँ पर जितनी वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ की जलवायु वैसी होगी, और जहाँ पर जितनी कम वर्षा होगी वहाँ की जलवायु वैसी होगी। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वर्षा ज़्यादा होगी जहाँ पर, तो वहाँ पर वहाँ की जलवायु भी कैसी होगी, तो ठीक ठाक होगी। जहाँ कम होगी वहाँ पर सूखा होगी, जहाँ पर बीच वाली होगी तो वहाँ पर शुष्क आर्द्र होगी। तो यही तो पूरी कहानी है, तो यही तो आपको समझना है। अभी इस चित्र को तो समझाने दो, अभी इस चित्र में तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, पहले इसको समझ लें आप लोग कि रेनफॉल वर्षा मुख्य भूमिका निभाती है किसी स्थान की जलवायु में। ठीक है, यही तो पूरी मेन कारण है, वर्षा हम करवा क्यों रहे हैं, वर्षा हो क्यों रही है, वर्षा जलवायु धाराएं, ये सारी चीजें, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, हवा की दिशाएं, जंगल, समुद्री जलधाराएं, वर्षा, ये सारी चीजें होती हैं किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं अपनी। कौन सी? ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, एम फोर। एम से होता है माउंटेन और एस से होता है सॉयल। तो आपको यहाँ समझने चलेगा, एम फोर हो जाएगा अपना क्या, माउंटेन। माउंटेन माने क्या होता है, नहीं, पर्वत और पहाड़। क्या हो जाएंगे, पर्वत और पहाड़। और एस फोर हो जाती है अपनी सॉयल। सॉयल फोर हो जाती है अपनी तो मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ पर, पहाड़, पर्वत पे। ठीक है, यदि हम पर्वत की बात करते हैं तो आप इतने ही से अंदाजा लगा लो, यदि अपन अरावली पर्वत को देख लो तो अरावली के पश्चिम में कछु और स्थिति बनत और अरावली के पूर्व में कछु और स्थिति बनत। क्यों? रीजन समझना चाहिए। अरावली पर्वत के कारण जो अपनी दक्षिण पश्चिमी जलधाराएं होती हैं वो पश्चिम भाग में नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण वहां पर सूखा हो जाती है। 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होने लगती है, 15 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इसके कारण वहाँ पर रेगिस्तान है। अब नहीं बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो जो अपनी ऊंचाई में पर्वत पहाड़ होते हैं, ये भी जलवायु का बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन करते हैं। तो इस साइड शुष्क में गर्मी ज़्यादा होगी, इस साइड में क्या होगी, सदाबहार एक सा रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इन चीज़ों को ये आपको समझ के चलना है। और लास्ट अपनी बचती है क्या, सॉइल, मिट्टी। तो मिट्टी भी इसमें भूमिका निभाती है किसको, जलवायु नियंत्रित करने में। ठीक है, तो अब अपन ने क्या कर लिया, इसको तो अपन ने समझ लिया है। इसके बाद आ जाएंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो हो गए अपने नियंत्रित करने वाले पार्ट। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जलवायु को प्रभावित करने वाले भाग। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो हमने देख लिया, ये हमारा क्या होगा, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हमने देख लिए। ठीक है, अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपको, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ से फिर से आपको समझना स्टार्ट करना है। ठीक है, यदि हम जलवायु प्रभावित करने वाले कारक में बात करते हैं तो पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी क्या, तो पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये हमारी भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमने अभी हाल बताया है। ठीक है, जो हमने थोड़े समय पहले चित्र बना के बताया था वही है अपनी भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। तो स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या काम करता है, भारत की जो कर्क रेखा है यहाँ पर जो कैसा क्षेत्र निर्मित करता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निर्मित करता है। क्योंकि हम कहाँ पर हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित है। तो पहली चीज हमारी क्या हो जाएगी,
स्थिति, हमारी भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये हमारा भारत उत्तर पूरब में स्थित है। कहाँ पर है हमारा भारत, कहाँ पर है, तो उत्तर पूरब में स्थित है। और यहाँ हमारे भारत में ये जो स्थिति अक्षांशीय विस्तार है उसके कारण हमारा जो कर्क रेखा होती है वह कहाँ से, बीच से निकलती है। कहाँ से, बीच से निकलती है और क्या करती है, हमारे बीच में होने के कारण, बीच से निकलने के कारण वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण करती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण करती है। क्या करती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला क्षेत्र का निर्माण करती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी हेडिंग क्या आ जाएगी अपनी, दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी क्या, प्रभावित कर, देखो नियंत्रित भी करते हैं वही प्रभावित भी करते हैं। तो दूसरी हेडिंग हो जाएगी समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। अच्छा, यदि हम समुद्र से दूरी की बात करते हैं तो हमने तो जो बोला था वही तो लिखना है अपन को कि पास वाले क्षेत्र, पास वाले क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा ज़्यादा हो जाती है और जैसे जैसे दूर चली जाती है, समुद्र से दूरी होती है, तो यहाँ उत्तर भारत में क्या होता है, उत्तर भारत में क्या होता है, जो वर्षा है वह कैसी होती है, नगण्य के रूप में होती है, बिल्कुल बिल्कुल मामूली होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी हेडिंग हो जाएगी उत्तरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अच्छा, यदि हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हमें आपने क्या पढ़ा है, हिमालय पर्वत। देखो पहले के वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो अपना भारत का उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, ये हमारे जो उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, वो अपना हिमालय पर्वत जो होगा वह क्या करता है, तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं को, शीत लहरों को रोकने का काम करती है और हमें इन शीत लहरों से क्या करता है, तो बचाता है। ठीक है। तो यह एक दीवार का काम करता है। तो देखो क्या है, हिमालय पर्वत तिब्बत से आने वाली, कहाँ से आने वाली, तिब्बत से आने वाली शीत हवाओं को क्या करता है, रोकता है और यह एक दीवार का काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चौथी हेडिंग हो जाएगी यार, पर्वत, पठार, मैदान और रेगिस्तान। यदि हम बात करते हैं कि जलवायु को ये कैसे प्रभावित करते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर समझना होगा। अभी हमने क्या बताया, यदि हम अरावली पर्वत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अरावली पर्वत की बात करते हैं, तो इसके पश्चिम में, कहाँ पर, पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान है, जो जहाँ पर 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। होती है कि नहीं होती। तो आप इतने से अंदाजा लगा लो, जो हमारी जलवायु धाराएं होती हैं पानी बरसाने वाली, तो यहाँ पर जो अरावली पर्वत है, इसके इस साइड पानी क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में बहता है। तो ये अपन को क्या करता है, हिमालय पर्वत इसको प्रभावित करता है। ठीक है। तो आपने देखा पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ये सारी चीज़ें हमारे जलवायु परिवर्तन में क्या करता है, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। ठीक है। अब है अपना कौन सा, पांचवी हेडिंग होगी आपकी कौन सी, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं। अच्छा, यदि हम मानसूनी हवाओं की बात करते हैं तो इसमें आने वाली जो पवनें हैं, जो कहाँ से पवनें हैं, जो अरब सागर और कहाँ से उठती हैं, अपनी बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, यहाँ से उठने वाली जो अपनी हवाएं हैं, ये आर्द्र, कैसी, आर्द्र तीव्र, जो क्या करती हैं, जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं।
ठीक है। अच्छा, तो आपको यहाँ समझना होगा मानसूनी हवाएं कहाँ से उठती हैं, आपको पता है, अभी याला आपने सीख लिया है। ये उठती हैं अपनी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। जो पवनें होती हैं, जो जलधाराएं होती हैं, वो कैसी आर्द्र और तीव्र होती हैं, जो हमारी जलवायु को क्या करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, जेट स्ट्रीम। इसी क्वेश्चन के पीछे तो सब कुछ कहानी है, यही तो पेपर में पूछा जाता है आपका, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम धाराएं, ठीक है। यदि हम जेट स्ट्रीम धाराओं की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जेट स्ट्रीम धाराएं कौन सी धाराएं कहलाती हैं, ये आपसे पूछा जाएगा आपसे। तो जेट स्ट्रीम धाराएं जो होती हैं अपनी, जो धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली उत्तर पश्चिम से, कहाँ से, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली हवाएं होती हैं, उनको अपन जेट स्ट्रीम धाराएं बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाली, जो हमारी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। तो आपको यहाँ यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, जेट स्ट्रीम धाराएं जो होती हैं, तो धरातल से, कहाँ से, धरातल से कितने 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं, कहाँ से, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, जो जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। ठीक है। यानी कि जो अपनी पृथ्वी धारत है, भारत की ऊपर ऊंचाई पर, यहाँ से चलती हैं ये हवाएं अपनी, कहाँ से, यहाँ से, और पूरब की ओर जाती हैं, तो इन्हें ही बोला जाता है जलवायु धाराएं। तो यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है पेपर में कि जेट स्ट्रीम धाराएं कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली। और एक क्वेश्चन और याद करना, ये 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। कितनी, ये 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, 7वां नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा पश्चिमी विक्षोभ, जो हमारी जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कहाँ पर उठते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा। जो अपना भारत है, भारत की यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर अपनी बंगाल की खाड़ी है, तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, वो क्या करते हैं, दक्षिणी भारत को प्रभावित करते हैं। किसको कहते हैं, दक्षिणी भारत को प्रभावित करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो क्या होता है, तो जो चक्रवात होते हैं, यह भी हमारी जो जलवायु है इसमें प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है। क्योंकि जब उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है अपनी अरब सागर बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर में, तो यहाँ पर चक्रवातों का निर्माण होता है। और चक्रवात में क्या होता है, हवाएं होती हैं जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जो दक्षिणी भारत को क्या करती हैं, तो प्रभावित करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अगली हेडिंग अपनी, तो 8वीं हेडिंग हो जाएगी आपकी दक्षिणी दोलन। क्या हो जाएगा, दक्षिणी दोलन। यही तो आपको समझना है। ठीक है। अच्छा, दक्षिणी दोलन क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा कौन सा है, हिंद महासागर स्थित है, यहाँ पर बंगाली खाड़ी, यहाँ पर
अरब सागर है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्रशांत महासागर मिल जाएगा। तो इसको भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो दक्षिणी दोलन है, जब हमारे जो अपना भारत है, तो भारत की जो दक्षिणी सीमा पर हिंद महासागर है, तो जब हमारे हिंद महासागर में उच्च दाब का निर्माण होता है, तो प्रशांत महासागर की सतह पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, और जब वहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है, तो हमारे हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। तो इन्हीं दोनों के अंतर संबंध को ही हम दक्षिणी दोलन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हिंद महासागर, कहाँ पर, जब हिंद महासागर की सतह पर क्या होता है, उच्च वायुदाब बनता है। क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है, ठीक है। तो उसी टाइम प्रशांत महासागर की सतह पर क्या होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। कौन सा बेटा, निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। और जब प्रशांत महासागर की सतह पर उच्च बनेगा, तो अपने हिंद महासागर की सतह पर कौन सा, निम्न बन जाएगा। इन्हीं दोनों के अंतर संबंध को, किसको, अंतर संबंध को क्या कहते हैं अपन, तो दक्षिणी दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दक्षिणी दोलन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली हेडिंग आ जाएगी आपकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एल नीनो, ठीक है। ये एल नीनो जो है, यही आपके लिए क्वेश्चन है। अभी हम बताएंगे आपको याद करके क्या चल रहा है, इतने सारे चीज़ में रिवीजन थोड़ा सा हम बताते चलेंगे कि आपको क्या क्या याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। एल नीनो अपनी बेपवन हवाएं हैं, जो विश्व में पेरू तट से जो गर्म जलधाराएं चलती हैं, उनको अपन एल नीनो के नाम से जानते हैं। और ये हमारे भारत में क्या करती हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से उठने वाली जो जल धारण किए वाली हवाएं होती हैं, उनको ये गर्म धारा होती है, उसको मिटा देने का काम कर देती है, जिसके कारण अपने भारत में सूखे होने की भी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हमारे एल नीनो जो है, ये हमारे भारत की जलवायु को बहुत जल्द प्रभावित करने वाली धारा हो जाती है। और यदि हम बता दें आपको, तो एल नीनो के लाने सबसे पहले आपको पेरू को तट देखने, तो देखो आपको ये कुछ चीज़ दिख रही है, यहाँ पर लिखा आपका पेरू। क्या लिखा, पेरू। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर से जो अपनी गर्म जल धाराएँ आती हैं, और यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये हवाएं यहाँ से ऐसी चलती हैं, कैसी चलती हैं, यहाँ पर, और यहाँ से चली जाती हैं, और यहाँ पर अपने भारत के यहाँ तक को इसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो अब हवाएं तो कहीं पर भी चल सकती है ना आपकी, तो इतना याद रखना कि जो अपनी पेरू, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो अपना पेरू कहाँ पर है, ये वाला है, यहाँ पर उत्तर यानी दक्षिण अमेरिका में। तो पेरू पर उठने वाली गर्म जलधाराएं एल नीनो क्या करती हैं, अपने भारत की ओर जाती हैं, और भारत की जलवायु को क्या कर देती हैं, ये प्रभावित कर देती हैं, और सूखा बनाने की स्थिति में आ जाती है। मतलब क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है, कहाँ पर, कहीं कहीं पर अपने भारत में, ठीक है। तो एल नीनो पर क्या करती है, ये प्रभावित करती है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, जो अपना एल नीनो है, तो देखो क्या करेंगे, पेरू के तट पर उठने वाली गर्म जलधाराएं, कौन सी जलधाराएं क्या करती हैं, हमारे भारत में क्या करती हैं, भारत में जलवायु को प्रभावित करती हैं। किसको, जलवायु को प्रभावित करती हैं, और ये सूखे की स्थिति पैदा करती हैं। सूखे की स्थिति क्या कर देती हैं, पैदा कर देती हैं, ठीक है, पैदा कर देती है या करती है, ठीक है। अच्छा, अगली हेडिंग जो अपनी 10वीं हेडिंग होगी, तो अपनी कौन सी होगी, 9वीं। 10वीं हेडिंग हो जाएगी आपकी ला नीना। कौन सी है, तो ला नीना।
अब यही क्वेश्चन आपके पेपर के क्वेश्चन है। यदि हम ला नीना की बात करते हैं तो एल नीनो की विपरीत। अब देखो जो हवाएं अपनी कहाँ से आ रही थी, जो हवाएं अपनी ऊपर से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, ऊपर से। तो ये अपनी क्षेत्र पर जब सूरज की किरण, देखो यहाँ पर क्या है, जब विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के कारण यहाँ पर कौन सी हवाएं चलेंगी अपनी, कौन सी आएंगी, तो गर्म। अब जो अपनी पेरू है यहाँ से चलने वाली जो हवाएं होंगी वो कैसी होंगी, ठंडी जलधाराएं। क्या होती हैं, ठंडी जलधाराएं। तो एल नीनो गर्म का काम करती हैं, गर्म जलधाराओं का, और ला नीना जो होती हैं वो ठंडी जलधाराओं का काम करती है। तो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो गर्म जलधाराएं होती हैं और ला नीना अपनी कैसी होती हैं, तो ठंडी जलधाराओं के साथ बहती हैं। तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं और ठंडी हवाओं के साथ जाती हैं और अपने भारत में क्या करती हैं, जलवायु को, मतलब अपने भारत को प्रभावित कम करती हैं, यानी उसको बचाती हैं, यानी सूखे से क्या करती हैं, ये अपनी बचाती हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अपनी ला नीना है यह किसकी विपरीत संकल्पना है, तो यह अपनी एल नीनो की विपरीत संकल्पना है। क्या है, अपनी विपरीत काम करती है। और यह भारतीय जलवायु में क्या करती है, मदद करती है। क्या करती है, तो मदद करती है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, आज अपन ने भारतीय जो यूनिट 4 है उसकी जलवायु को देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे इस चित्र के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के लिए अलग से हमें वीडियो बनाना पड़ता, तो हम इसको यहीं पर समझा नहीं रहे, आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, एक व्यक्ति है कोपहेगन, को है बेटा कोपहेगन, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लेते हो, कल हो कोपेन। अच्छा, जो कोपेन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने विश्व की जलवायु को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। तो उन्होंने अपने भारत को भी 3 भागों में जलवायु के रूप में बांटा है। क्वेश्चन सुनते चल रहा है, क्योंकि जगह नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1918 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, विश्व की जलवायु को 3 भागों में बांटा। उसी तरह भारत की उसके बाद 1931 में और 1936 में इन्होंने संशोधन किया, और उसके बाद अपनी जो भारत की जलवायु है उसको भी 3 भागों में रखा है इन्होंने। किन्होंने, तो कोपेन ने। तो पहला भाग होगा जो अपना वार्षिक और मासिक तापमान, दूसरा कौन सा रखा उन्होंने, वार्षिक एवं मासिक वर्षा। ठीक है, और तीसरा क्या रखा, वनस्पति। यानी किसी भी स्थान की जलवायु जो है इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो नंबर 1 वहाँ का वार्षिक और मासिक तापमान, ठीक समझ में आ गया ना। नंबर 2 आपका वहाँ का वार्षिक और मासिक वर्षा, और नंबर 3 आपकी वनस्पति। तो अब आपको यहाँ पर एक चित्र है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये कोपेन नाम के विद्वान हैं, इन्होंने अपने भारत की जलवायु को बांटा है। यहाँ पर आप समझेंगे थोड़ा, आपको यहाँ पर देख लिखा है ध्रुवीय तुल्य जलवायु। यदि ध्रुवीय तुल्य जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात कही गई है। यहाँ अर्थात 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित जो जलवायु होगी वो ध्रुवीय तुल्य जलवायु के समान होगी। अर्थात जो पृथ्वी के ध्रुव है, यानी कि जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी का ध्रुव है, यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु, और वो ही जलवायु की तुल्य उसी के समान कौन सी जलवायु, तो अपने भारत की ध्रुवीय तुल्य जलवायु होती है, जो कि अपनी कहाँ पर होती है, तो यह अपनी जम्मू एंड कश्मीर और कहाँ, हिमाचल प्रदेश पर भी हो सकती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होती है, क्योंकि 5000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी जो जलवायु है वो कैसी होगी, तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु होती है। यही चित्र आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको सुनते चलेंगे। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड में एक हमने गोला लगाया है, इसको हमने उत्तराखंड दिया है, यूके। और यूके में हम बात करते हैं तो वहाँ की जलवायु कैसी है, टुंड्रा तुल्य जलवायु है। टुंड्रा तुल्य का मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट याद करके चलना है, क्योंकि आगे जाके ये सारे शब्द आपको याद होने में मदद करेंगे, आगे जो आपको पढ़ना है। यदि हम टुंड्रा तुल्य जलवायु की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत ये जो 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई होती है, वहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उसको टुंड्रा वनस्पति के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, तो टुंड्रा वनस्पति के रूप में। तो हमने क्या बताया, उन्होंने तीसरा पार्ट क्या बताया था, वनस्पति, क्योंकि पहला वार्षिक तापमान और
मौसमी महीने का तापमान, और वार्षिक वर्षा, और महीने की वर्षा, और तीसरा वनस्पति। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो टुंड्रा तुल्य जलवायु है। और टुंड्रा तुल्य जलवायु की बात करते हैं तो यह 3000 से कहाँ पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली जलवायु हो जाती है, जो कि कहाँ पर उत्तराखंड में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर हम चलते हैं कहाँ पर, तो यहाँ पर लघु ग्रीष्म युक्त शीत आर्द्र जलवायु, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाई जाती है। तो देखो क्या होता है, लघु ग्रीष्म युक्त शीत आर्द्र जलवायु, समझना पहले यहाँ पर, क्योंकि लघु ग्रीष्म का मतलब है यहाँ गर्मी पड़ती है, और शीत, या क्योंकि जो अपना जो क्षेत्र जो हिमालय का, यह भी अपना कैसा है, ऊंचाई पर स्थित है अपना, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो अपनी चाइना से ध्रुवीय तुल्य जो हवाएं आती हैं, शीत लहरें, तो यहाँ से जो शीत ऋतु का भी काम, शीत लहरों का भी काम करती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, लघु ग्रीष्म युक्त शीत आर्द्र जलवायु है। और दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो उसके पास वाला क्षेत्र, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, तो यहाँ पर शीत ऋतु और ग्रीष्म दोनों का प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ जलवायु कैसी है, तो लघु ग्रीष्म युक्त शीत आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा आपका स्टेपी, यदि स्टेपी की बात करते हैं तो यहाँ आ जाते हैं अपन पंजाब में। कहाँ पर आ जाते हैं, पंजाब में। यदि हम स्टेपी की बात करते हैं तो स्टेपी जलवायु होती कहाँ पर है, स्टेपी घास के मैदान भी होते हैं, और जलवायु होती, स्टेपी घास जो है, स्टेपी एक घास वनस्पति है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो ये से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर आर्द्र शुष्क, कैसी, आर्द्र शुष्क जलवायु, यहाँ पर आर्द्र शुष्क जलवायु होती है, वहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पर है, अपने पंजाब और राजस्थान के कुछ भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर पंजाब के यानी गुजरात से लेकर यहाँ तक की स्थिति में पाए जाते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ वाला क्षेत्र जो इस साइड वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा कैसा है, तो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि अपना रेथार का रेगिस्तान है। तो इन्होंने ये अपना बता दिया। देखो ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझते चलना है। ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाती है तो स्टेपी में अपनी वर्षा होती है जो 30 से कितनी 60 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। और यदि उष्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 से कैसी होती है, कम वर्षा होती है। तो स्टेपी की बात समझ में आ गई। जहाँ 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है तो वहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो स्टेपी होती है। और यदि हम 30 से कम की बात करते हैं तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बन जाता है, और वहाँ 30 सेंटीमीटर कम वर्षा होगी तो वहाँ पर स्वाभाविक है क्या, रेगिस्तान का निर्माण तो होता है, पानी तो वैसे नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अपन शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी हवाएं। अच्छा, शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी हवाएं जो होती हैं, यहाँ की जो वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो क्या करता है, यहाँ पर अपना जो है पश्चिमी घाट कैसा है, ऊंचा है, कैसा है, ऊंचा है। तो यहाँ पर एक कटिबंध बनता है, इस कटिबंध को बोलते हैं लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। कौन सी, लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी। देखो लग गया ना मानसूनी, मानसूनी अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल यहाँ पर भी मानसूनी लगे और लगा होगा, यहाँ पर भी मानसूनी लगा होगा। मानसूनी लगा होने का कारण है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाली हवाएं हैं, जलधाराएं हैं, जो हमारे भारत में वर्षा करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो अपना गोवा, कोंकण, जो कर्नाटक है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो अपनी कैसी होती है, लघु शुष्क शीत ऋतु वाली वर्षा होती है। इसके ऊपर आपको बता दें, ये वाला जो क्षेत्र है अपने यहाँ से हवाएं प्रवेश करती है, जलधाराएं, और यहाँ पर जाती हैं। और ये वाला क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा कर देती है। तो यहाँ शुष्क और शीत ऋतु मानसूनी जलवायु बन जाती है अपने बीच मध्य प्रदेश में। कुछ हिस्सा अपना यूपी का आ जाता है, कुछ हिस्सा मतलब हर एक चीज़ को समझ के चलेंगे आप लोग। तो शुष्क शीत ऋतु वाला हिस्सा जो होता है वो वहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर अब एक चीज़ और दिख रही होगी, तो यहाँ पर हमने जो बताया है आपको, ए वाला क्षेत्र जो है अपना, कौन सा, ए वाला। ठीक है। यदि हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्षेत्र बनता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। तो सवाना जलवायु का मतलब है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर की समथिंग वर्षा होती है। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है अपने यहाँ का जहाँ की जलवायु सदाबहार रहती है। तो जहाँ सदाबहार जलवायु होगी वहाँ पर
सवाना जलवायु पाई जाएगी। कैसी? सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा एक बीच में एक हिस्सा दिख रहा होगा, ए वाला हिस्सा। यदि हम इस हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु का भाग बनता है, क्योंकि यहाँ पर 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब बोलो सर जी यहाँ पर 30 से 60 कम क्यों होती है? तो यही तो आपको समझना है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट होता है यहाँ पर आपकी वर्षा जो अपन ने लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी हवा होती है, यहाँ पर 200 से 300 के समथिंग सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब यहाँ पर 200 से 300 होती है ई वाले क्षेत्र में, पश्चिमी घाट पे, और इस वाले क्षेत्र में, इसके जस्ट इस वाले क्षेत्र में क्या होता है? 30 से 60 होती है। तो इसी को तो विदर्भ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पश्चिमी घाट ऊंचा होने के कारण वर्षा जो जलवायु वर्षा पवनें जाती हैं, तो यहाँ की इस घाट पर ही ज़्यादा पानी बरस जाता है। उस साइड निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता, थोड़ा मतलब निकल नहीं पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कौन सी कम वर्षा होती है और आज स्टेपी घास की मैदानों का निर्माण हो जाता है और 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दूसरा यहाँ पर देख लूँ, इस साइड पर चलेंगे तो यदि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्से की बात करते हैं तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ पर ठंडियों में बरसात होती है लौटते हुए मानसून से, क्योंकि तमिलनाडु को आपको पता भी है कि लौटते हुए मानसून के द्वारा जलवायु मानसून के द्वारा ही वर्षा होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी जो जलवायु है ये जो भारत की वो कैसी कैसी है। तो हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी और छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु हो जाती है, जो कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में आ जाती है, यहाँ पर गोया तक में चली जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र में जैसे ही हम बेटा तेलंगाना कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, कर्नाटक में थोड़ा सा महाराष्ट्र का, थोड़ा सा तेलंगाना का, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, वहाँ पर अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कितने 3 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका सदाबहार वाला मैदान कहाँ पर आ जाएगा? तो अपना महाराष्ट्र में आ जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश का, थोड़ा सा तेलंगाना का हो जाएगा, जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अपन यदि तमिलनाडु की बात करते हैं तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली अर्ध शीत ऋतु मानसूनी जलवायु होती है, जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो यहाँ पर कौन सी? तो अर्ध शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु होती है। इसके बाद ऊपर जैसे ही चलते हैं तो बीच वाला हिस्सा अपना कैसा हो जाए? शुष्क शीत ऋतु का मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत ऋतु का मानसूनी जलवायु तो कहाँ है? अपना बीच में है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय कहाँ होगा? तो सबको पता है कहाँ होगा अपना, तो अपना राजस्थान के रेगिस्तान में, जहाँ 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके बाद अपन को स्टेपी वाली कहाँ पर हो जाएगा? तो इस उष्ण कटिबंधीय को छोड़ के स्टेपी, क्योंकि आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी है? आर्द्र जलवायु है। यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान ध्रुवीय तुल्य क्लियर हो चुका होगा, जो 5000 अपनी सेंटीमीटर से ऊंची 5000 मीटर से ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत रख दिया गया है। और यहाँ पर क्या होता है? ध्रुवीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था? यूके में अपन ने देखा था टुंड्रा तुल्य जलवायु, जो कि अपनी 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली जलवायु होती है, उसको टुंड्रा तुल्य जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये तो अपने देख लिए भारत की जलवायु के बारे में हम पूरा समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन हम ये बता दें कौन कौन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा आपका? ए वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु कितने सालों में बदलती है। तो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु अपनी 30 या 30 से अधिक सालों में बदलती है। चौथा क्वेश्चन क्या? अरबी भाषा मौसम से बना हुआ है, और पवनों की दिशा को उलट जाना ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम कितने दिन का? 1 दिन 1 सप्ताह तक में बदलता रहता है। इसके बाद आपको मानसून को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं, ये आपके बड़े टेस्ट होते हैं, उनमें पूछे जाने वाले हैं, बट इसको भी याद करके चलेंगे। लैटीट्यूड अक्षांश, अपनी अक्षांश, जैसे जैसे अपने विषुवत रेखा से ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ठंडी का मौसम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा के पास आएंगे वैसे वैसे अपनी गर्मी बढ़ती जाएगी। इतना याद रखना आपको। तो आप इतना ही से समझ जाओ कि विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर हमारी जलवायु क्या होती जाती है? ठंडी होती जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन तो होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई, ये भी हम समझा चुके थे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझानी थी। और नियरेस्ट ऑफ डायरेक्शन, इसको आपको याद करके चलना है, सारे प्रॉब्लम याद करके चल लेना है, क्योंकि ये नियंत्रित करने वाले कारक हैं। इसके बाद जलवायु प्रभावित करने वाले कारक में यदि स्थिति और अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में स्थित है और यह कायक रेखा के बीच से उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र बनता है। ये आपके लिए नॉलेज है आज के लिए, तो नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। समुद्र से दूर
दूरी की बात करते हैं तो समुद्र की दूरी और पास के लिए हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। हम जब स्पीच स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छे जोश के साथ करते हैं और जब एंड में पहुंचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली लो होते जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समुद्र से जो दूरी होती है तो वो हालांकि है तो नेचर का रूप ही है, तो इसको आपको समझना चाहिए। इसके बाद जो पास वाले क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है, उत्तर भारत में नगण्य होती है, बिल्कुल नगण्य, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वाला क्षेत्र जो होता है ये समुद्र से प्रभावित है। इसके बाद ऊपर वाले क्षेत्र में थोड़ी ना अपनी जलवायु धाराएं पहुंच पाती हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तरी पर्वत श्रृंखला, यदि हम पहुंचती तो हैं, आगे जाके समझाएंगे, बट हाँ नगण्य की तरह होती हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तरी पर्वत श्रृंखला, अगर उत्तरी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि हमारा हिमालय पर्वत है जो हमें तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है और दीवार का काम करता है, तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि पर्वत पठार मैदान हमारे रेगिस्तान जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, तो यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है जो हमने ये बताया ना, 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 30 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा, 75 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 5000 मीटर से ऊंचाई की ध्रुवीय तिल होती है, 3000 से 5000 टुंड्रा प्रदेश होता है। इनको याद करके चलेंगे आप लोग। जेट स्ट्रीम धारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको चलेंगे देखेंगे कि धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली उत्तर पश्चिमी जो हवाएं होती हैं जो पूरब की चलती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम धाराएं बोलते हैं, और ये हमारी वर्षा में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, ठीक है। यही हवाएं हैं जो हमारी बरसात को लेकर जाती हैं, पानी जलवायु जल धाराओं को लेकर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, तो जेट स्ट्रीम से पूरा क्वेश्चन का पूरा याद करके चलना है। कितने सी स्पीड से चलती हैं, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं और धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई, तो 4 क्वेश्चन ये हो जाते हैं आपके। इसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ यही तो स्थिति है पश्चिमी विक्षोभ की, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो चक्रवात होते हैं चक्रवातों के द्वारा ही तो वो हवाएं जाती हैं अपने पास में, ठीक है। तो इन्हीं चक्रवातों के द्वारा ही क्या होता है, तो बरसात होती है। तो चक्रवात भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है और पानी को बरसाने में काम करती हैं और नुकसान भी पहुंचाती हैं और मदद भी करती हैं, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी दोलन आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बता दिया है कि जब जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की सतह पर उच्च दाब और प्रशांत महासागर की निम्न दाब बनता है, तो उनके अंतर संबंध को दक्षिणी दोलन बोला जाता है। इसके बाद एल नीलो और ला नीना, ये आपसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपसे पूछे जाएंगे कि एल नीलो क्या है, तो एल नीलो पेरू के तट पे आने वाली गर्म जलधाराएं हैं और ला नीना इसकी उल्टी यानी विपरीत संकल्पना है, यानी ला नीना ठंडी जलधारा और एल नीलो गर्म जलधारा है। ला नीना हमारे भारत की जलवायु को नुकसान पहुंचाने का काम करती है और ला नीना हमारे भारत की जलवायु को क्या करती है, फायदेमंद काम करती है। इसके बाद हमने ये आपको बता दिया है। तो आज हमने क्या कर लिया, भारत की जो यूनिट 4 है भारत की जलवायु से संबंधित हमने लगभग बिला सारी चीज़ों को अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब आगे जाकर जो क्लास आपकी बनाई जाएगी अब आपको पूरी हर एक बात समझ में आएगी और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपके लिए पेपर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने तो अपना काम करता, अब आप लोगों को काम करना है, इसलिए सब जने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।